हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन बायोलॉजी विलेज। एंड गाइस, आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जेनेटिक्स, और हम जेनेटिक्स में बात करेंगे जेनेटिक डिसऑर्डर। इन अदर टर्म्स वी कैन से कि हम बात करेंगे सिंड्रोम्स के बारे में। तो सिंड्रोम के बारे में गाइस सबसे पहला जो क्वेश्चन है, और इनमें हम थोड़ा एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे कि पार्टिकुलर डिजीज़ का मतलब क्या होता है। कि इस तरीके से जो आपका लेक्चर है ये 20 क्वेश्चन का बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। हम आगे आपको बताएंगे कि पार्टिकुलर डिजीज़ में होता क्या है, मतलब उसका फिजियोलॉजिकल मार्फोलॉजिकल इफेक्ट की बात नहीं करेंगे। सिंपल आपको एक्स लिंक्ड, बाई लिंक्ड, एक्स डोमिनेंट, बाई डोमिनेंट, इस तरीके जो क्वेश्चन आते हैं उनकी बात करेंगे। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइज, इस आपका जो लेक्चर है इससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको जो आपका टीजीटी, पीजीटी या जीआईसी में जो क्वेश्चन आते हैं 100% आई एम श्योर दैट कि आपको मिल जाएगा क्वेश्चन, अगर आप इसे सही से पढ़ लें और इन सिंड्रोम को याद कर लें कि कौन किस कैटेगरी में आता है, तो नो डाउट क्वेश्चन बाहर नहीं जा सकता। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर मोस्टली इज ड्यू टू डिफेक्ट इन, मतलब जेनेटिक डिसऑर्डर हमारी बॉडी में क्रिएट होते हैं, वो उनका जो मेन रीजन होता है वो क्या होता है कि डोमिनेंट जीन की वजह से होते हैं, रिसेसिव जीन की वजह से होते हैं, बोथ, या एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से होते हैं। देखिए तीनों फैक्टर इंपॉर्टेंट है, तीनों की वजह से होते हैं, बट यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लगा है, मोस्टली की बात कर रहा है। तो मोस्टली जो होते हैं रिसेसिव जीन की वजह से होते हैं। करेक्ट आंसर आपका बी। एंड सेकेंड क्वेश्चन में हम बात करते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए जेनेटिक डिसऑर्डर काज्ड बाय क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज ड्यू टू एरर्स इन मियोसिस। देखिए एक क्रोमोसोमल जेनेटिक डिसऑर्डर का नाम बताना है आउट ऑफ दिस फोर्स। इसका मतलब यहाँ पे मतलब ये नहीं होता कि एक, मतलब दी, मतलब जेनेटिक डिसऑर्डर काज्ड बाई क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज ड्यू टू एरर्स इन मियोसिस। मियोसिस का मतलब जब रिप्रोडक्शन होता है उस टाइम उनके जो क्रोमोसोमल में एबनॉर्मलिटीज़ क्रिएट हो जाए, मतलब किसी का नंबर बढ़ जाए, किसी की आर्म्स गायब हो जाए, इस तरीके की जो हैपनिंग्स होती हैं उनकी वजह से दो जेनेटिक डिसऑर्डर काज होते हैं। उस तरीके का डिसऑर्डर आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर सिंपल सा आपने पढ़ा होगा, वेरी कॉमन, सबसे 3 सिंड्रोम आप पढ़ते हैं बेसिक में अच्छे से, ग्रेजुएट लेवल पे जूलॉजी में पढ़ते हैं, बॉटनी में, कि भाई डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और क्लेनफेल्टर सिंड्रोम। इनका तीनों की जो ओरिजिन है वो मियोसिस के टाइम जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़, ठीक है, जो मियोसिस के टाइम में जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो एरर्स होते हैं, उनकी वजह से जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ क्रिएट होती हैं उनसे इनकी ओरिजिन होती है। इन जेनेटिक डिसऑर्डर की ओरिजिन मियोसिस की वजह से होती है। मियोसिस के टाइम जो प्रॉब्लम्स होती हैं वहाँ से आते हैं डाउन टर्नर सिंड्रोम। इसमें गाइस क्या है, देखिए हमारा जो 44+XY वाला सिस्टम है, 46 क्रोमोसोम या 23 पेयर, उसमें क्या होता है कि इनका कहीं किसी का नंबर बढ़ जाना और कहीं नंबर घट जाना, ठीक है, जिन्हें हम बोलते हैं क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 में हम बात करते हैं। काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, इसलिए मैं कहना चाहूँगा गाइस कि आपको क्वेश्चन पढ़ने से एक कई सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। पहला देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए जेनेटिक डिसऑर्डर दैट नॉट caused by the chromosomal abnormalities due to the errors in meiosis। जो ऊपर हमने देखा है गाइस 3 सिंड्रोम में, उतना पूरा लिख दिया। अब ये कह रहा है कि नाट का उस तरीके से ना बने, ओके, 3 वो तो हो ही नहीं सकते। तो आंसर आपको ऑलरेडी यहीं से क्लियर हो गया कि भाई ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आंसर यहीं से क्लियर हो गया, क्योंकि जो ऊपर कंडीशन दी करे उस तरीके से वो एरर्स या वो जेनेटिक डिसऑर्डर काज नहीं होता। बट कैसे होता है, इट हैपन ड्यू टू जेनेटिक चेंजेज होती हैं अकर ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ जर्म सेल्स बाय द पेरेंट। जब पेरेंट अपनी जर्म सेल का फॉर्मेशन करते हैं उस टाइम वो प्रॉब्लम्स होती है। मतलब जब उनके मियोसिस का मतलब ये नहीं होता कि मियोसिस की जो सेल्स की जो स्टेजेस चल रही हैं डिवीजन की, उसमें प्रॉब्लम्स आती है, वो आपकी होती है क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़। ये भी क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ है, बट टाइम की बात कर रहा है कि जब वो अपना जर्म सेल्स बना रही हैं उस टाइम जो चेंजेस होती हैं, उस टाइम की डिजीज़ कौन सी है, तो उस टाइम की आपकी डिजीज़ होती है, उसे हम बोलते हैं हंटिंगटन डिजीज़। ठीक है, अब आप इसमें क्या होता है ये मैं आपको आगे के लेक्चर में बताऊँ। आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि जो डाउन टर्नर और क्लेफेंटर सिंड्रोम की जो ओरिजिन है वो डिफरेंट है। हंटिंगटन या हंटिंगटन की ओरिजिन डाउन टर्नर एंड क्लेफेंटर से अलग है। ये होते हैं आपके मियोसिस के दौरान जो स्टेजेज होती हैं उसमें जो प्रॉब्लम रिकॉम्बिनेशन होता है उसमें इनका नंबर घट बढ़ जाता है। किसी का 46 से 47 हो जाता है, किसी का 46 से 45 रह जाता है। ठीक है, जबकि हंटिंगटन सिंड्रोम जो होता है वो जर्म सेल, मतलब जो हमारे गैमीट्स होते हैं, जो हमारे रिप्रोडक्टिव यूनिट्स होती हैं, उनके फॉर्मेशन के टाइम होने वाले जेनेटिक चेंजेस की वजह से होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 में बात करते हैं, इन विच आर द फॉलोइंग डिसऑर्डर इज रिजल्ट ऑफ ट्रिपलेट एक्सपेंशन रिपीट म्यूटेशन। देखिए एक है ना डिफरेंट, अब यही भी सेम वही ऑप्शन हमने उठा के रख दिए, केवल हमने उसका क्वेश्चन चेंज किया है, आपको समझ में आ जाए क्यों डिफरेंट था ये। देखिए आंसर भी यही, आपको पहले बता दूँ, आप समझिए टर्म क्या है, ट्रिपलेट एक्सपेंशन रिपीट म्यूटेशन। इसका मतलब ये जो आपका डाउन टर्नर क्लिफेंटर में ऐसा नहीं हुआ था, क्योंकि ये
मेयोसिस की जो स्टेजेज होती हैं डिप्लोटिन पैकेटिन इस टाइम होता है, जबकि ये जो हंटिंगटन डिजीज होती है गैमीट या जर्म सेल के फॉर्मेशन के टाइम होता है। इसका मतलब क्या होता है, ट्रिपलेट एक्सपेंशन रिपीट म्यूटेशन होता है, और म्यूटेशन का मतलब होता है कि नंबर घटती बढ़ती नहीं, बल्कि जो पर्टिकुलर जीन्स होते हैं वो डिफेक्टेड हो जाते हैं, ठीक है, विच कैन काज फ्रेजाइल एक्स क्रोमोसोम, जिससे क्या होता है जो इनका एक्स क्रोमोसोम होता है बहुत फ्रेजाइल, फ्रेजाइल का मतलब समझ सकते हैं, लचीला, फ्लेक्सिबल, टूट जाने वाला, मतलब बेकार, थोड़ा सा उसकी अपनी जो कैपेसिटी होती है वो लूज हो जाती है, विच कैन काज फ्रेजाइल एक्स क्रोमोसोम, वो आपका होता है हंटिंगटन डिजीज में। तो आपको ध्यान रखना ट्रिपल एक्सपेंशन रिपीट म्यूटेशन की वजह से क्या होता है, एक्स फ्रेजाइल एक्स क्रोमोसोम हो जाता है, और उसे हम कहते हैं हंटिंगटन डिजीज। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 में बात करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है गाइज, आपको रियली इन 20 क्वेश्चन से आपको हेरिडिटरी और सिंड्रोम और डिजीज़ और आपके जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलने जा रही है। व्हेन जेनेटिक डिसऑर्डर इज नोन एज हेरिडेटरी डिजीज, देखिए कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हेरिडेटरी डिजीज और जेनेटिक डिसऑर्डर में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, या किस कंडीशन में जेनेटिक डिसऑर्डर आपके हेरिडेटरी डिजीज कहलाएंगे। कहने का मतलब एक बात क्वेश्चन से क्लियर है कि जो हेरिडेटरी डिजीजेज होती हैं वो आपके जेनेटिक डिसऑर्डर ही होते हैं। कहने का मतलब जेनेटिक डिसऑर्डर 10 है तो ये आपकी कितनी है 7, कहने का मतलब ये 7 जो है ये 10 के अंदर ही आती हो सकता है, जो 3 बची जो कुछ और रीजन हो वो जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकते हैं, मगर जितनी भी हेरिडेटरी डिजीज होती हैं वो जेनेटिक डिसऑर्डर से ही आती हैं। ओके, तो एक बात ये क्लियर हो गई आपको। आप इनके जो फैक्ट हैं वो पढ़िए। डिफेक्ट इज़ फुल्ली अफेक्ट कंप्लीट क्रोमोसोम, ठीक है, ये कंडीशन है, उस कंडीशन में हम कहेंगे कि ये जेनेटिक डिसऑर्डर जो है एक हेरिडेटरी प्रॉब्लम हो गया। जरूरी नहीं कि आपको हो मगर आपके बच्चों में ट्रांसफ़र ना हो, मगर हेरिडेटरी का मीनिंग क्या होता है कि आपको है तो आपके बच्चों में ट्रांसफ़र होगी। तो कहने का मतलब सभी जेनेटिक डिसऑर्डर जो होते हैं वो हेरिडेटरी नहीं होते। एक बात यहाँ से ये क्लियर हो गई। अब कौन से जेनेटिक डिसऑर्डर हेरिडेटरी डिजीज कहलाएंगे वो देखिए, वो कंडीशन देखिए, वो 3 कंडीशन आपको बता रहा हूँ मैं। डिफेक्ट इज फुल्ली अफेक्ट कंप्लीट क्रोमोसोम, जो डिफेक्ट हुआ जेनेटिक लेवल पे वो पूरे कंप्लीट क्रोमोसोम को अफेक्ट करे, ठीक है, तब आपकी जेनेटिक डिसऑर्डर हेरिडेटरी डिजीज में कहलाएगा। दूसरा पॉइंट है कि डिफेक्ट इज जनरेटेड ड्यू टू ड्रेस्टिक इन्वायरमेंटल कंडीशन, ठीक है, कि जो डिफेक्ट हैं वो मतलब बहुत ही ज़्यादा जो एटमॉस्फेयर में चेंजेज हुई, जो एटमॉस्फेयर वेरिएबल्स हैं जैसे एयर, टेम्परेचर, वाटर, ह्यूमिडिटी, इनकी वजह से होती है, तब ऐसा कह लेते हैं कि कोई जेनेटिक डिसऑर्डर ड्रेस्टिक एनवायरमेंट, ड्रेस्टिक का मतलब वो बहुत ज़्यादा मतलब हाई लेवल की मतलब खतरनाक जिसे कहना चाहिए, एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से हमारा जेनेटिक डिसऑर्डर हमें क्रिएट हो जाए, उस जेनेटिक डिसऑर्डर को हम हेरिडेटरी डिजीज कहेंगे। नहीं, ये भी आपका गलत है। करेक्ट आंसर आपका है क्वेश्चन नंबर सी। देखिए, डिफेक्टेड जीन्स इनहेरिटेड इंटैक्ट फ्रॉम पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग्स, जीन ही सही है, जेनेटिक डिसऑर्डर है गाइस, बट शर्त ये है कि जो इनहेरिटेड उनके इंटैक्ट वर्ड को ध्यान रखना, पूरा का पूरा अपने पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफ़र हो जाए, तब हम उसे कहेंगे कि ये जेनेटिक डिसऑर्डर जो है वो हेरिडेटरी डिजीज़ है, नॉट, ठीक है गाइस। पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग तो ट्रांसफ़र होता है बट उसका कोई पार्ट नहीं, बल्कि वो कंप्लीटली डिफेक्टेड जीन पूरा अपने पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग्स में ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है, ये ऑफ स्प्रिंग को अपने पेरेंट्स से कंप्लीट मिले और वो कैसा है डिफेक्टेड है तब, और वो जो ट्रांसफ़र हुआ है डिफेक्टेड जीन वो किसी जेनेटिक डिसऑर्डर को कंट्रोल करता है, तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर पूरी तरीके से क्या कहलाएगा, हेरिडेटरी प्रॉब्लम से हेरिडेटरी डिजीज, एंड दैट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग्स। करेक्ट आंसर आपका गाइस सी, 5th का ध्यान रखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 में बात करते हैं। व्हेन जेनेटिक डिसऑर्डर इज नोन एज हेरिडेटरी डिजीजेज। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन में क्या है, इसमें हमने कुछ चीज़ें बताई हैं, क्वेश्चन सेम है, आंसर देखिए आप। पहला पॉइंट है कि कब जेनेटिक डिसऑर्डर को हम हेरिडेटरी डिजीज कहेंगे, ये कौन सा जेनेटिक डिसऑर्डर हेरिडेटरी डिजीज कहलाता है। देखिए अनएक्सपेक्टेडली, क्वेश्चन पूरा लें, अनएक्सपेक्टेडली व्हेन टू हेल्दी कैरियर्स, हेल्दी कैरियर का मतलब 2 इंडिविजुअल, मतलब माता और पिता दोनों कैरियर्स हैं, और दिख कैसे रहे ऊपर से बिल्कुल साफ सुथरे, देर आर कोई प्रॉब्लम नहीं उन्हें, ठीक है, कैरी करें, क्या करें, एक डिफेक्टिव रिसीसिव जीन, रिफेक्टिव जीन को जो मतलब कहने का सिंपल मीन्स है 2 पेरेंट्स हैं बिल्कुल हेल्दी हैं मगर उनके अंदर जेनेटिक लेवल पे दोनों कैरियर हैं, और वो दोनों कैरियर एक डिफेक्टिव बट रिसीसिव जीन को रखते हैं, और उनमें रिप्रोडक्शन हो, जो उनसे जो संतान आएगी वो आपकी हेरिडेटरी डिजीज़ की फॉर्म में आएगी, उनमें जो प्रॉब्लम्स आएगी वो हेरिडेटरी डिजीज़ कहलाएगी, जबकि उसके पेरेंट जो हैं दोनों ऊपर से बिल्कुल साफ सुथरे दिखाई दे रहे हैं, उनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। कहने का मतलब है 2 हेल्दी कैरियर्स किसके, मगर उनके साथ क्या, एक डिफेक्टिव रिसीसिव जीन को दोनों बीर कर रहे हैं, मतलब रखते हैं वो, और उनके अंदर जब उनकी मैरिज हो जाए एंड देन दे रिप्रोड्यूस, तो उनके जो बच्चे आएंगे उनमें जो प्रॉब्लम्स होंगी वो बिल्कुल हेरिडेटरी डिजीज होंगी, जबकि उनके पेरेंट को हम ऊपर से देखेंगे तो बिल्कुल सही लगेंगे। दूसरा पॉइंट है, ये पॉइंट सही है। दूसरा पॉइंट है व्हेन डिफेक्टिव जीन इज डोमिनेंट। अच्छा, ये बात बहुत ही अच्छी है कि जब डिफेक्टिव जीन जो है वो डोमिनेंट हो, इसका मतलब वो पूरी तरीके से ट्रांसफर होगा, और वो जो डिजीज पेरेंट्स में वो आपस में ले जाने के लिए कैपेबल है,
उस कंडीशन में हम उस जेनेटिक डिसऑर्डर को क्या कहेंगे, हेरिडिटरी डिजीज। दूसरा भी सही है। तीसरा क्या है, डिफेक्टेड जीन्स इनहेरिटेड इंटैक्ट फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। ऑलरेडी आप जान चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में ये बात हमने बोली थी। तो इस तरीके से 3 पॉइंट हैं जिन कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि कोई जेनेटिक डिजीज या जेनेटिक डिसऑर्डर किस कंडीशन में हेरिडिटरी हो सकता है। कहने का मतलब जब वो डिफेक्टेड जीन जो है वो डोमिनेंट हो और डिफेक्टेड जीन्स इनहेरिटेड होता है पूरी के तरीके से अपने पेरेंट से, वो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो जाए, और कोई दो ऐसे मतलब पति पत्नी कहते हैं हेल्दी जो कैरियर्स हों, बिल्कुल उनमें कोई हमें ऐब मतलब जो कहने से डिफेक्ट ना दिखे, बट दे हैव डिफेक्टिव रिसेसिव जीन, उनके अंदर रिसेसिव जीन है, बट जो डिफेक्टिव है जीन वो कैसा रिसेसिव है, ऊपर से नहीं, मार्फोलॉजिकली कोई प्रॉब्लम दिख नहीं है। उनके रिप्रोडक्शन के बाद क्या होगा, दोनों रिसेसिव आपस में मिल जाएंगे तो वो कैसा हो जाएगा, डोमिनेंट हो जाएगा, और उस कंडीशन में जो बच्चे आएंगे उनमें प्रॉब्लम्स हो सकती है। ठीक है, उन कंडीशन में कहेंगे कि ये हेरिडिटरी प्रॉब्लम्स है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 काफ़ी लंबा है, मगर इसे घबराना नहीं चाहिए, इसमें बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन आप देखिए, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। एक एक लाइन इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने कुछ स्टेटमेंट दिए, आपको बताना है कि ट्रू कौन सा है, तो सभी स्टेटमेंट आपके ट्रू हैं। आप देखिए पहला क्या बोला, सिस्टिक फाइब्रोसिस जो एक बीमारी होती है इज मोस्ट कॉमन जेनेटिक डिसऑर्डर होता है कहाँ पे, यूएसए में, और वहाँ की 5% पॉपुलेशन को ये प्रॉब्लम है। किसकी, सिस्टिक फाइब्रोसिस। दो इन्फॉर्मेशन, यूएसए में 5% पॉपुलेशन के पास है और आपका जेनेटिक डिसऑर्डर है। मतलब जेनेटिक डिसऑर्डर ये नहीं, हेरिडिटी प्रॉब्लम नहीं, जेनेटिक डिसऑर्डर है। वो जरूरी नहीं कि वो ट्रांसफ़र हो अपने बच्चों में, मतलब पेरेंट जो हैं जिनके पास ये प्रॉब्लम है अपने बच्चों में ट्रांसफ़र कर दें, ऐसे ज़रूरी नहीं है। वो कंडीशन 3 होंगी तब ये बात सही होगी जो मैं बोल रहा हूँ। सेकेंड पॉइंट है, सम रिसेसिव जीन डिसऑर्डर काउंट कन्फर का मतलब क्या होता है, प्रोवाइड करना, मतलब देते हैं। सम रिसेसिव जीन डिसऑर्डर ऐसे होते हैं जो रिसेसिव जीन डिसऑर्डर जो एडवांटेज मतलब काफ़ी फ़ायदे के होते हैं। किस कंडीशन में, हेट्रोजाइगस स्टेट, जब वो हेट्रोजाइगस स्टेट में प्रेजेंट हो इन सर्टेन एनवायरनमेंट। वो एनवायरनमेंट कौन से हैं, वो एनवायरनमेंट की बात कर, ऐसे कौन सी मतलब बीमारियां हैं जो रिसेसिव जीन डिसऑर्डर हैं और वो उनसे पेशेंट को फ़ायदा होता है। जैसे कि आपको एनीमिया मतलब खून की कमी है तो आपको कैंसर नहीं हो रहा, ब्लड कैंसर नहीं हो सकता, या कुछ और प्रॉब्लम नहीं हो रही। जैसे सिकल सेल एनीमिया का मतलब वो जो हमारी आरबीसीज होती हैं उनमें प्रॉब्लम्स होती है। उसी टाइम आपको डेंगू हो जाए तो कहते हैं जैसे सिकल सेल एनीमिया होती है उसे डेंगू की प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, तो कहने का मतलब एक एडवांटेज होता है। तो ये बिल्कुल सही है। इस कंडीशन किसके लिए, ये बात सही है कि रिसेसिव जीन डिसऑर्डर होना चाहिए। और ये दो आपको एग्जाम्पल जो बताए गए हैं ये रिसेसिव जीन डिसऑर्डर्स हैं। कौन, सिकल सेल एनीमिया एंड थैलेसीमिया, दोनों ही ब्लड से रिलेशन, ये ब्लड से रिलेटेड ये प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, इनका फ़ायदा होता है केवल स्पेशल कंडीशन में, ध्यान रखना। इन सर्टेन कंडीशन, हमेशा नहीं होता है कि आपको सिकल सेल एनीमिया हो गई तो आपको नहीं, इन सर्टेन कंडीशन में ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती हैं टू डिफरेंट अदर डिजीज जो कि ब्लड सेल्स हमारी जो आरबीसी जो होती हैं या एरिथ्रोसाइट होती हैं उनमें अफेक्ट करती हैं। एंड थर्ड पॉइंट है, स्टडी ऑफ जेनेटिक डिजीजेज इज ए साइंटिफिक डिसिप्लिन। जेनेटिक स्टडी, डिजीज की जो स्टडी होती है उसका एक साइंटिफिक डिसिप्लिन होता है। एक क्या है, वो साइंटिफिक डिसिप्लिन, जैसे हमारा बॉटनी होता है, जूलॉजी होता है, बायोकेमिस्ट्री होता है, हुज थ्योरेटिकल, उसका जो थ्योरेटिकल वर्जन है अंडर प्लानिंग इज बेस्ड ऑन पॉपुलेशन जेनेटिक्स। आपने इकोलॉजी में देखा होगा, एक हमारा पूरा एरिया होता है पॉपुलेशन जेनेटिक्स। कहते हैं कि पॉपुलेशन जेनेटिक्स में सबसे ज़्यादा जो मैथमेटिक्स यूज होता है वो अलजेब्रा होती है। ठीक है, ध्यान रखना है। और वैसे मैथमेटिक्स में सबसे ज़्यादा जो बायोलॉजी में यूज होने वाली ब्रांच है मैथमेटिक्स की वो कैलकुलस है, मगर जो पॉपुलेशन जेनेटिक्स में होती है वो अलजेब्रा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन आपको बताया मैंने, इस पॉइंट पे आप ध्यान रखना है। मैथमेटिक्स की वो ब्रांच जो बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा यूज होगा वो कैलकुलस होती है, बट इन पॉपुलेशन जेनेटिक्स में यूज होने वाली ब्रांच है मैथमेटिक्स की अलजेब्रा। ठीक है, अलजेब्रा इक्वेशन यूज होती है। अब आपने क्या बताया कि जो आपकी स्टडी ऑफ जेनेटिक डिजीज होती है इसका साइंटिफिक डिसिप्लिन होता है, और इसकी जो थ्योरेटिकल मतलब एक्सपेरिमेंटल तो वो मेडिकल में चला गया, थ्योरेटिकल जो प्लानिंग होती है वो आपका बेस्ड होती है पॉपुलेशन जेनेटिक्स में। मतलब कि किसी को बीमारी हो गई तो हम ये देखेंगे इसके जो पेरेंट्स हैं वो बिल्कुल हमें ठीक ठाक दिख रहे हैं। इसका मतलब क्या है, वो कैरियर थे, दोनों रिसीसिव कैरियर थे, और उनके जो दादा उधर नाना उन पूरा मतलब एक फैमिली ट्री करते हैं। मतलब पॉपुलेशन जेनेटिक्स को हमें स्टडी करना पड़ता है। ठीक है गाइस। एंड डी स्टेटमेंट है कि जेनेटिक डिजीजेज टिपिकली डायग्नोस्ड एंड ट्रीटेड बाय जेनेटिस्ट एंड जेनेटिक काउंसलर्स एंड द फिजिशियंस एंड डायरेक्टली काउंसल द पेशेंट। मतलब जो जेनेटिक प्रॉब्लम्स होती हैं उनका ऐसा मतलब नहीं है कि डॉक्टर ही यूज मतलब उनका ट्रीटमेंट करें, बल्कि ये जेनेटिक काउंसलर भी यूज कर मतलब उनके द्वारा जो फ़ायदा ट्रीट करे जाते हैं, और जेनेटिस्ट तो करेंगे क्योंकि जेनेटिक प्रॉब्लम है। इसके अलावा काउंसलर भी इसमें मतलब हेल्पफुल होते हैं, काउंसलर भी ट्रीट करते हैं। और कह रहा है जो फिजिशियन होता है वो मतलब जो फिजिशियन होता है, मतलब जो फिजिशियन मतलब जो मेडिकल कहते हैं ना फिजिशियन, वो आपके काउंसलर उसकी मदद करेगा फिजिशियन की। इसके अलावा डायरेक्टली जो वो होते हैं काउंसलर, वो डायरेक्टली भी काउंसिल कर सकते हैं पेशेंट को बिना किसी डॉक्टर के पास जाए हुए। पॉइंट, वैसे काउंसलर जो फिजिशियन जो होता है या जेनेटिस्ट होता है उसकी हेल्प करता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ए। ये बहुत ही अच्छे स्टेटमेंट थे गाइज। नाउ
क्वेश्चन नंबर 8 में हम बात करते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिंगल जीन डिसऑर्डर। गाइस देखिए इस तरीके के हमने 3 क्वेश्चन बनाए हैं, फिर भी कुछ बीमारियां रह गई जो हमने अंडर नोट किया है। तो कहने का मतलब है आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि वो इसी पॉइंट से आए कि सिंगल जीन डिसऑर्डर, क्योंकि जो मोस्टली प्रॉब्लम्स होती हैं जो आप देखते हैं नेचर में, जो हमारे ह्यूमन पॉपुलेशन में, वो सिंगल जीन डिसऑर्डर ही होते हैं। जैसे इसमें क्वेश्चन में बोला गया है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए जेनेटिक सिंगल जीन डिसऑर्डर। देखिएगा सिंगल जीन डिसऑर्डर कौन है, तो ऑप्शन आपका होता है ए, मतलब सभी जो हैं वो सिंगल जीन डिसऑर्डर हैं। ठीक है, जैसे हमने बता दिया वो डिफरेंट टाइप की डेक्टाइली। डेक्टाइली का मतलब होता है जैसे कि डेक्ट मतलब उंगलियां जो हमारी होती हैं, किसी की 5 उंगलियां हो जाती हैं पैरों में, किसी की 6 हो जाती हैं, किसी की 7 हो जाती हैं, तो उसी को कहा जाता है ब्रेडिडेक्टाइली, सिंडेक्टाइली, पॉलीडेक्टाइली, इलेक्ट्रोडेक्टाइली। ठीक है, और कुछ उंगलियां ऐसी आ जाती हैं, बर्थ पे होती हैं, बाद में जब वो बच्चा हल्के हल्के बड़ा होता है तो वो गिर जाती है, टूट के अपने आप ही स्वतः गिर जाती है, तो उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोडेक्टाइली। ठीक है, तो जितनी भी डेक्टाइली वो सब आपके सिंगल जीन डिसऑर्डर। इसके अलावा करली हेयर जो बच्चों के होते हैं वो भी आपके सिंगल जीन डिसऑर्डर्स हैं, बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन है। इसके अलावा वाइट फोरलॉक जो आपके कभी कभी होता है नहीं, भूरा कहते हैं, भूरा है ये, हिंदी बोलते हैं लोग लोकल लैंग्वेज में कि ये देखो भूरा है, जो आँखें की भूरी होती ना, तो उन्हें प्रॉब्लम, मतलब लोगों ने थोड़ा सा वैसा मानते हैं कि ये मतलब थोड़ा सा फेथफुल नहीं होते, तो वाइट फोरहेड। इसके अलावा हेयर लेसनेस, कोई गंजे होते हैं पैदा कि मतलब कुछ लोगों आपने देखा होगा कि उनकी दाढ़ी मुझसे टाइम पे नहीं निकल पाती हैं, तो हेयर लेसनेस होता है शुरू से ही, जो उनके सेक्सुअल पार्ट्स पे जो हेयर्स वगैरह होते हैं जो हमारे हैंड ड्रिम्स में मतलब होते हैं वो भी नहीं होते, तो उस कंडीशन का भी जो रेफरेंस है वो सिंगल जीन डिसऑर्डर्स होते हैं। जो करेक्ट आंसर आपका होता है 8 का ई। इसी तरीके सेम क्वेश्चन है 9, इसमें भी कुछ नहीं करना, सेम क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8 का ई। नाउ क्वेश्चन देखते हैं नंबर 9। फिर वही बात पूछा गया है, सिंगल जीन डिसऑर्डर कैन बी पास ऑन टू सब्सिक्वेंट जनरेशन इन विच वे। एक क्वेश्चन ये थोड़ा सा डिफरेंट करा है। देखिए जो सिंगल जीन डिसऑर्डर्स होते हैं, सिंगल जीन से कंट्रोल डिसऑर्डर, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में मैंने बोला था, इसका रिपीटेशन आपको, सिंगल जीन डिसऑर्डर जो होते हैं वो पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग्स में रिपीट होने के चांसेस कहते हैं। जैसे सिंगल जीन वो ऑटोसोमल डोमिनेंट पे भी हो सकता है, ठीक है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट भी हो सकता है, ऑटोसोमल रिसेसिव भी हो सकता है, इस तरीके से एक्स लिंक्ड रिसेसिव भी हो सकता है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट भी हो सकता है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव भी हो सकता है, और ऑटोसोमल डोमिनेंट भी हो सकता है, ऑटोसोमल रिसेसिव भी। इस मतलब इतनी फार्म में तो वो अपने पेरेंट्स से अपने जो जो उसके ऑफस्प्रिंग्स हैं उनमें ट्रांसफ़र होगा। इसके अलावा वो आपका बाई लिंक्ड से ट्रांसफ़र हो सकता है और माइटोकॉन्ड्रियल ट्रांसफ़र भी हो सकता है। कहने का मतलब सिंगल जीन डिसऑर्डर जो होता है अबाउट 8 तरीके से आप एक पेरेंट से उसके ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र हो सकता है। मतलब इस फॉर्म में ऑटोसोमल डोमिनेंट होकर भी जा सकता है, ऑटोसोमल रिसेसिव होकर भी जा सकता है, इस तरीके से एक्स लिंक डोमिनेंट होकर भी जा सकता है, और बाई लिंक डोमिनेंट रिसेसिव होकर भी जा सकता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका ई। ये तो 4 ऑप्शन बता दिए। इसके अलावा आपका बाई लिंक्ड भी हो सकता है और आपका माइटोकॉन्ड्रियल के थ्रू, मतलब 4 आपको यहाँ बता दिए, 2 ये हो गए, तो ये 6 तरीके से मतलब ट्रांसफ़र हो सकता है, 6 डिफरेंट वे ना। अब देखिए क्वेश्चन आया आपका, ये तो आपके मैंने देखिए, अब मैं जो क्वेश्चन बोल रहा था वो ये वाला नहीं है, ये सिंगल जीन डिसऑर्डर होगा। आप इन्हें ध्यान कर लें कि सिंगल जीन डिसऑर्डर कौन कौन से हैं। इसके बाद बताया सिंगल जीन डिसऑर्डर कितने तरीके से ट्रांसफर हो सकते हैं पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 में हम बात कर रहे हैं कि इन विच ऑफ द फॉलो। इस क्वेश्चन को हमने 3 बार पूछा, सेम क्वेश्चन है, केवल हमें आपको एग्जाम्पल बताना थे, ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल समझ जाए। तो गाइस देखिए पहला क्वेश्चन जो है उसमें बोला गया है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग एन ऑटोसोमल डोमिनेंट। देखिए ऑटोसोमल, हमारे जो नॉर्मल क्रोमोसोम्स होते हैं इस तरीके समझें से, ये वाले क्रोमोसोम, इन क्रोमोसोम पे जीन प्रेजेंट हो और वो कैसे कंडीशन में, डोमिनेंट कंडीशन में, मतलब दोनों के दोनों जीन जो हैं वो डिजीज़ को कैरी कर रहे हैं। इसका मतलब आप बच नहीं सकते। ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर कौन कौन से हैं, तो देखिए एक बोला जाता है ट्रिपल बी सिंड्रोम, ठीक है, इसे ध्यान रखना है। इसका नाम देखें, नेट पे सर्च करें, इसके बाद बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आप केवल यहाँ पे ना ट्रिपल बी सिंड्रोम जो होता है वो ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है। इसके अलावा नेल पटेला सिंड्रोम, ये भी एक आप पूरा नेट पे देखें, ये भी प्रॉब्लम्स होती है, ये भी कैसा है, ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है। इसके अलावा इक्थियोसोस, जिसे हम बोलते हैं स्केली स्किन, कुछ लोग स्किन नहीं होती है, जैसे मेंढक होता है, हमारा फ्रॉग होता है, उसकी स्किन की तरह कुछ ह्यूमन बींग में ऐसी स्किन आ जाती है, बड़ा बड़ा भारी सी, जो कहते हैं ना स्केल टाइप की, जो कि एक एम्फीबियन या रेप्टिलियन कैरेक्टर्स होता है, तो उस बीमारी को हम बोलते हैं इक्थियोसिस, ठीक है, ध्यान रखना है। तो ये भी आपका ऑटोसोमल डोमिनेंट कैरेक्टर्स है। इस तरीके से करेक्ट आंसर आपका हो गया 10 का डी। ना क्वेश्चन नंबर 11 में सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल हम दूसरे आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं इसमें। इनमें ज़्यादा फॉलोइंग ऑटोसोमल डोमिनेंट। फिर देखिए आपका हंटिंगटन डिजीज़, न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस, मेलफैन सिंड्रोम और रेटिनोब्लास्टोमा का, इसमें बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है मेलफैन सिंड्रोम के बारे में। तो ये कैसा होता है, ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है। इससे पहले जो हमने बताए थे गाइज वो भी आपके कैसे थे, ऑटोसोमल डोमिनेंट। तो आपको कितनी बातें पता लगी, 8 पॉइंट बता दिया, बीमारी सिंड्रोम के नाम आपको आइडिया हो गया। इसके अलावा कह रहा है कुछ और बता रहा हूँ, हेरिडिटरी नॉन पॉलीपोसिस
कोलेटरल कैंसर जो होता है वो भी आपका ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा गया, मेलफिन सिंड्रोम, आपका हंटिंगटन डिजीज़ भी डोमिनेंट है, आपका रेटिनोब्लास्टोमा समझ सकते हैं आइज़ में जो होता है। एंड नाउ एक बार फिर से देखते हैं अब जो ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर्स होते हैं उनके क्या फीचर्स होते हैं, उन बीमारियों के क्या कैरेक्टर्स हो सकते हैं गाइज। तो पहला पॉइंट देखते हैं, करेक्ट आंसर यहाँ पे वही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन में क्या होगा, थोड़ा सा आपको लगता होगा, थोड़ा सा ध्यान देगा, इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं और ये वो क्वेश्चन होते हैं जो मोस्टली बच्चे जो होते हैं गलत करके आते हैं। ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर, देखिए किसी जीन को कंट्रोल करने के लिए कहते हैं ना, दो जीन काटो, दोनों के दोनों पे अगर जीन की प्रॉब्लम्स है तो ये क्या हो कहलाती है, उस कंडीशन में हम ऑटोसोमल डोमिनेंट कहते हैं। और ये कौन से क्रोमोसोम होते हैं, ये 22 वाले होते हैं, ना कि 6 वाले। ओके गाइस, इन क्रोमोसोम में दोनों ही जीन पे आपके प्रॉब्लम्स है, दोनों जो हैं वो आपके अफेक्टेड हैं, तो उस कंडीशन में हम क्या कहते हैं, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर। तो कुछ स्टेटमेंट है दैट आर कंसर्न टू द ऑटोसोमल डोमिनेंट, हमें क्या बताना है, ट्रू, और ट्रू ये सभी हैं। अब बस केवल हमें पढ़ना है, इसे देख लें। Only one mutated copy of gene will be necessary for a person to be affected by an autosomal dominant character। अगर किसी पेरेंट के पास केवल एक कॉपी, ओनली वन म्यूटेटेड कॉपी है जीन की, तो वो नेसेसरी होगी किसके लिए, कि उस पर्सन का जो प्रॉब्लम है वो हम बाहर से देख सकते हैं। फॉर ए पर्सन टू बी अफेक्टेड बाई एन ऑटोसोमल डोमिनेंट करेक्टर, ऑटोसोमल डोमिनेंट करेक्टर को अपीयर होने के लिए मॉर्फोलॉजिकली केवल एक म्यूटेटेड कॉपी ऑफ जीन की ज़रूरत होती है, ओनली वन। दूसरा पॉइंट है, ईच अफेक्टेड पर्सन यूजली हैज़ वन अफेक्टेड पेरेंट। देखिए ईच अफेक्टेड पर्सन, अगर कोई मतलब जैसे हमारे साथ कोई स्टूडेंट है हमारा, तो हम ये आइडिया का, अगर वो अफेक्टेड है, उसके अंदर ये प्रॉब्लम दिख रही है कि उसके अंदर कोई प्रॉब्लम जो ऊपर बताएंगे वो प्रॉब्लम है, तो उससे हम ये आइडिया कर सकते हैं कि इसके दोनों पेरेंट में से कोई एक पेरेंट जरूर इसका जो है वो अफेक्टेड है, तभी इसके पास ये प्रॉब्लम आई। ये बात ध्यान रखना है, जबकि अभी आगे आएगा कि दोनों पेरेंट ऊपर से बिल्कुल सेम दिख रहे हैं, वो कैरियर्स हैं, जबकि यहाँ पे उसका पेरेंट्स भी हमें दिखेगा, जैसे कोई प्रॉब्लम है तो उसकी पेरेंट की जो बॉडी होगी दो में से एक, या मदर या फादर की, उनके वहाँ भाई ने प्रॉब्लम्स है, तो उनके बच्चे में ये प्रॉब्लम आएगी, ये वाली ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन में। ध्यान रखना है कि उसके पेरेंट को भी दिखे या फीमेल, किसी मेल या माता पिता में से किसी एक में हम क्लियरली देख सकते हैं कि वो जो है उस पर्टिकुलर बीमारी से अफेक्टेड है, तभी उनके बच्चों में ये प्रॉब्लम आएंगी। नाउ थर्ड स्टेटमेंट है कि ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज जो होती हैं हैव लो पेनिट्रेंस। कहने का मतलब ये होता है, लो पेनिट्रेंस का मतलब ये हमारी लाइफ की जो बात की जो टाइम होता है उसमें मतलब अपीयर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए कहते हैं लो पेनिट्रेंस के मतलब जैसे कोई मतलब बच्चा पैदा होता है उसी टाइम उसे वो प्रॉब्लम क्लियर हो जाती है, तो दैट मीन्स हाई पेनिट्रेंस। मतलब ये ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज जो होती है वो अफेक्ट तो करती है मगर हल्के हल्के, जब तक ये पूरी तरीके से हमारे ऊपर हावी हो पाती है तो हम अपनी लाइफ का एक मेजॉरिटी पार्ट ऑफ जो है वो हम लीड कर चुके होते हैं, उसे जी चुके होते हैं, तो हमारी लाइफ में लेटर स्टेज में ये प्रॉब्लम जो है वो अपीयर होती हैं। एंड दी स्टेटमेंट है, देयर आर ए 50% चांस दैट ए चाइल्ड विल इनहेरिट द म्यूटेटेड जीन। अब जो पेरेंट्स होते हैं अगर उनमें प्रॉब्लम्स है तो इनकमिंग चाइल्ड में ये 50% चांस है कि उनका जो चाइल्ड आ रहा है, आप एक्सपीरियंस आ रहा है, वो इस प्रॉब्लम को इनहेरिट करेगा, मतलब उसके अंदर ये प्रॉब्लम होगी। ठीक है, ये 100% नहीं है कि उसके अंदर ये प्रॉब्लम होगी ही, 50% चांस कि दैट ए चाइल्ड विल इनहेरिट दी म्यूटेटेड जीन। सो गाइस करेक्ट आंसर आपका होता है ये सभी स्टेटमेंट ठीक है। इन केस ऑफ ऑटोसोमल डोमिनेंट के केस में ये बात क्लियर है कि अगर अफेक्टेड है पेरेंट में से कोई एक, तो उसका जो चिल्ड्रंस होगा, इनकमिंग जो चाइल्ड होंगे, उनमें 50% चांस है कि उस जीन को टेकअप करेंगे, मतलब एक्सेप्ट करेंगे अपने फादर से। नाउ स्टडी ऑफ जेनेटिक्स डिजीज, जेनेटिक डिजीज इज ए साइंटिफिक डिसिप्लिन। ऑलरेडी हम इस क्वेश्चन को बता चुके, केवल हमने से क्वेश्चन बना के पूछा गया, एग्जाम में आ सकता है। देखिए, स्टडी ऑफ जेनेटिक डिजीजेज इज ए साइंटिफिक डिसिप्लिन, ठीक है, हुज थ्योरेटिकल अंडर प्लानिंग इज बेस्ड ऑन, आपको पता है, पॉपुलेशन जेनेटिक्स पे, ना कि क्लासिकल मेंडेलियन, ना कि मॉडर्न जेनेटिक्स पे। मतलब जेनेटिक डिजीज़ की जो स्टडी होती है उसका जो एक साइंटिफिक डिसिप्लिन है और उसका जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो बेस्ड है पॉपुलेशन जेनेटिक्स पे। क्वेश्चन नंबर 14 में बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है 14, 15 और 16, ये तीन क्वेश्चन एक से ही रिपीट हो रहे हैं, मगर इसमें तीनों में आपको क्या मिलेंगे, मोस्टली आपको यहाँ पे एग्जाम्पल, ये एग्जाम में पूछ जाता है क्वेश्चन। देखिए, इन विच आर द फॉलोइंग इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जाने वाले 90% क्वेश्चन इन्हीं तीन क्वेश्चन में से आएंगे। किसी एक प्रॉब्लम का नाम दिया होगा और आइडेंटिफाई करा लेंगे, बताइए कि ये ऑटोसोमल रिसेसिव है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है, एक्स लिंक्ड है या बाई लिंक्ड है, सिंपल सा। जैसे ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, पहला क्वेश्चन में देखते हैं, जितने भी, देखिए हमने इस क्वेश्चन को अरेंज इस तरीके से किया है, जितने भी फ्रीनिया, निया मतलब टर्म है, साइजोफ्रीनिया, स्किल सेल एनीमिया या फैनकोनी एनीमिया, फिनाइल क्रिप्टोन्यूरिया, एल्केप्टोन्यूरिया,
या वाला जो टर्म्स आ गए ये सभी क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होते हैं। सो करेक्ट आंसर आपका ई। अब कहने का मतलब है, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। फिनाइल कीटोन्यूरिया वेरी इंपॉर्टेंट, ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है गाइस। मेटाबॉलिक जेनेटिक है बट मेटाबॉलिक है। जैसे इसके जो पेशेंट होते हैं उनमें क्या होता है, एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड्स होता है, उस अमाइनो एसिड जिसका नाम होता है फिनाइल एडेनाइन, वो कैसा है, एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स है। और इस बीमारी के पेशेंट जो होते हैं वो उस पर्टिकुलर अमाइनो एसिड का कंप्लीट डाइजेशन करने में सक्षम, मतलब नॉट एबल कि वो उसे कम्प्लीटली डाइजेस्ट करें। तो इसका क्या होता है कि वो उनकी जो यूरिन सिक्रीशन में आ जाता है। ऐसे पेशेंट का जो यूरिन होता है, जैसे वो उसे निकालते हैं बाहर, तो वो इन कॉन्टेक्ट विद दी ऑक्सीजन ऑफ द एयर एंड कन्वर्टेड इनटू ब्लैक कलर। तो बहुत ईजिली कैन आइडेंटिफाई कि जो फिनाइल कीटोन्यूरिया के जो पेशेंट होते हैं उनका जो यूरिन होता है वो एयर के कॉन्टेक्ट में आने पर ब्लैक हो जाता है। ठीक है। थर्ड इंपॉर्टेंट बात इसके बारे में, फिनाइल कीटोन्यूरिया के बारे में, कि इसका जो जीन होता है भाई वो ह्यूमन क्रोमोसोम के क्रोमोसोम नंबर 12 पे प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम नंबर 12 पे प्रेजेंट होता है। अब फाइनल क्वेश्चन में जितने भी हैं ये सभी ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर हैं गाइस। करेक्ट आंसर आपका होता है ए। ना क्वेश्चन नंबर 15 में हम बात करते हैं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन गाइस, केवल हमने यहाँ पे आपको एग्जांपल बताने की कोशिश करी है। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर एंड देन देखिए, सिस्टिक फाइब्रोसिस, गैलेक्टोसीमिया, स्पाइनल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जिसे राइस ब्रांड भी बोलते हैं, एंड जीरोडर्मा पिगमेंटोसम, जो देखते हैं ना स्किन आपकी वाइट हो जाती है, उस प्रॉब्लम, वो भी आपका कैसा है, ऑटोसोमल रिसेसिव। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ए। ना क्वेश्चन नंबर 16 में बात करते हैं। सेम क्वेश्चन है गाइस, फिर से देखिए, ऑटोसोमल डिसऑर्डर। यहाँ भी हमने आपको क्या बताया, एग्जाम्पल ड्राई ईयर बैग्स एक प्रॉब्लम होती है, डिजीज होती है ड्राई ईयर बैग्स। इसके अलावा टायसेक्स डिजीज, जो स्पेशली हमारे जो बॉडी में लिपिड, जो फैट का मेटाबॉलिज्म होता है उससे रिलेटेड होती है, टायसेक डिजीज। ठीक है, इसे ध्यान रखना है। नाउ कोकाइन सिंड्रोम, जिसमें क्या होता है, स्पेशली जो अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से डीएनए रेप्लिकेशन की जो प्रोसेस हो जाती है वो हमारी बॉडी में रुक जाती है। एज रिजल्ट ऑफ दैट जैसे कैंसरस लाइक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, एंड दिस इज नोन एज कोकाइन सिंड्रोम एंड देन ब्लूम सिंड्रोम। ठीक है, तो आपने देखा ब्लूम सिंड्रोम, कोकाइन सिंड्रोम और आपका ड्राई ईयर बैग्स और टायसेक्स डिजीज, ये सभी जो हैं आपकी क्या है, ये भी आपकी ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। इसके बाद भी कुछ डिजीज बचेंगे, तो मैंने क्वेश्चन ना बना के उन्हें आपको बता दिया है, नोट। देखते हैं माइक्रोसिफेली, देखना कुछ बच्चे जो पैदा होते हैं उनका सिर्फ छोटा सा होता है, मतलब बहुत स्मॉल साइज का, दैट इज नोन एज माइक्रोसिफेली। इट इज आल्सो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। इसके अलावा रेटिनल ग्लियोमा आल्सो, एंड रेड बॉडी हेयर्स, कुछ लोगों की बॉडी पे रेड कलर के हेयर्स पाए जाते हैं, हम देखा पिंस, तो वो भी आपका, जिसे हम ब्लॉन्ड हेयर भी बोलते हैं। इसके अलावा एटेक्सिया टेलेंगेटियोसिया, इस बीमारी को ध्यान रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो छूट गया, हम नोट्स में आपको बताने की कोशिश करिएगा इस। एंड ब्लू ग्रे आइज, आपने देखा होगा, जो एक हॉलीवुड एक्ट्रेस हैं, क्या नाम, नाम नहीं देखा, जॉनिफर लोपेज शायद, उसकी जो आइज हैं वो ग्रे कलर की हैं। तो इट इज आल्सो रिसेसिव, ऑटोसोमल रिसेसिव करेक्ट है। इसके अलावा माइक्रोथैलेमस एंड अटैच्ड ईयर लोब्स, कभी देखा कुछ लोग कान के जो पिन्ने होते हैं वो जुड़े हुए होते हैं, बिल्कुल अलग नहीं होते, तो वो भी आपका क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होता है गाइस। एंड देन अब हम बात करते हैं कि ऑटोसोमल जो रिसेसिव डिजीज होती है उनके बारे में कुछ स्टेटमेंट कि उसमें से कौन सा ट्रू नहीं है। पहले क्वेश्चन सही कर दें, नॉट टर्म को तो हटा दें यहाँ से। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। अब देखते हैं कौन कौन सी बातें इस प्रॉब्लम के बारे में ठीक है। पहला पॉइंट है, 2 कॉपीज ऑफ जीन मस्ट बी म्यूटेटेड फॉर ए पर्सन टू बी अफेक्टेड बाई एन ARD। ARD का कोई मतलब नहीं है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, सिंपल। तो कहने का मतलब है जो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होने के लिए ज़रूरी है कि जो जीन होता है उसकी दोनों कॉपी, मतलब एलील्स दोनों पूरी तरीके से म्यूटेटेड हो, या दोनों में प्रॉब्लम हो, तब एक पर्सन जो होता है वो इस डिजीज़ से अफेक्टेड हो पाएगा। वजह क्या है, क्योंकि रिसेसिव है, तो रिसेसिव के लिए 2 लोग पार्टनरशिप करें तब जाके ये बीमारी जो होती है वो मार्फोलॉजिकली किसी इंडिविजुअल में दिखाई देगी। अदरवाइज रिसेसिव, उसका वो कैरियर तो हो सकता है मगर उसकी बॉडी में बीमारी पता नहीं चल जाएगी। ये सिंड्रोम, ये डिजीज जो है हम आइडिया नहीं कर पाएंगे उसे ये प्रॉब्लम है या नहीं है। तो 2 कॉपीज आप जीन जो है दोनों ही म्यूटेटेड होनी चाहिए, तब कोई पर्सन जो होता है आपका ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर को, मतलब उसकी बॉडी पे प्रॉब्लम अपीयर होगी। एंड देन सेकंड पॉइंट है, एन अफेक्टेड पर्सन यूजली हैज़ अनअफेक्टेड पेरेंट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस, देखिए एक अफेक्टेड पर्सन है, एक आपने देखा कि आपकी क्लास में कोई स्टूडेंट है जिसे ये प्रॉब्लम है, कौन सी वाली, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। अब उसके जो पेरेंट्स हैं वो हमें दिख रहे हैं दोनों ही बिल्कुल अनअफेक्टेड हैं। ये बात बिल्कुल सही हो सकती है कि पेरेंट्स बिल्कुल अनअफेक्टेड हों। अनअफेक्टेड का मतलब ये नहीं कि उनके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम्स है, बट वो प्रॉब्लम्स कैसी है, रिसेसिव है, कि दोनों वो जो हैं वो रिसेसिव कैरियर हैं, मतलब वो डिजीज को ले जा रहे हैं मगर उनकी बॉडी में वो अपीयर नहीं हो रही। बट इनकमिंग चाइल्ड जो उनका जो ऑफस्प्रिंग होगा, उनका जो बच्चा होगा, उसमें प्रॉब्लम उसकी बॉडी पे दिखाई देगी कि हाँ इट इज़ अफेक्टेड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सिंड्रोम। तो कहने का मतलब ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो पेरेंट्स होते हैं वो तो कैरियर्स होते हैं, एंड उनके जो ऑफस्प्रिंग्स आएंगे उनमें प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है,
तो कहने का मतलब दोनों ही पेरेंट अनअफेक्टेड हैं, उनके जो आप स्प्रिंग्स हैं उनमें ही प्रॉब्लम होगी। कौन सी? ऑटोसोमल रिसेसिव। कहने का मतलब यहाँ पर दोनों पेरेंट कैसे होते हैं? कैरियर होते हैं उस पार्टिकुलर बीमारी के लिए जो उनके चाइल्ड में अपीयर हुई है। थर्ड स्टेटमेंट है कि टू अनअफेक्टेड पीपल हु कैरी वन कॉपी ऑफ म्यूटेटेड जीन। देखिए टू अनअफेक्टेड पर्सन का मतलब पेरेंट्स, और उसमें से हर एक कैरी करेगा एक कॉपी ऑफ म्यूटेटेड जीन, ठीक है। तो जो चांसेस हैं वो 25% चांस है विद ईच प्रेगनेंसी ऑफ हैविंग चाइल्ड अफेक्टेड बाय डिसऑर्डर। कहने का मतलब दोनों जो अनअफेक्टेड पर्सन हैं दोनों के पास 25% प्रॉब्लम्स है। अब उनके जो चाइल्ड्स होंगे, उनके जो बच्चे आ रहे हैं उनमें 25% ओनली, क्योंकि वो रिसेसिव है तो 75 में से एक्स क्रोमोसोम पे या बाई क्रोमोसोम पे से एक पे है, वो 75% पार्ट पे नहीं है। तो दोनों के ज्वाइंट एफर्ट जब वो रिप्रोडक्शन करेंगे तो उनके इनकमिंग चाइल्ड में, आने वाले जो इनकमिंग चाइल्ड्स हैं उनमें इस प्रॉब्लम होने के 25% पर डिलीवरी की जो बच्चा पैदा हो रहा है उस पर 25% चांस है कि वो अफेक्ट करेगा, अदरवाइज वो नहीं अफेक्ट कर सकता। तो इस तरीके से आप ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दोनों अनअफेक्टेड पेरेंट्स हैं बट फिर भी उनका जो मतलब चाइल्ड है वो अफेक्टेड है। वो ये पॉसिबल है ओनली ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर वाले दो पेरेंट्स अगर शादी कर लें आपस में तो उनका जो ऑफस्प्रिंग्स आएगा उसमें प्रॉब्लम होगी ना। क्वेश्चन नंबर 18 में हम बात करते हैं गाइस, क्वेश्चन का टॉपिक चेंज। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्स लिंक्ड डोमिनेट ट्रेट। देखिए आप अलग से क्वेश्चन आ गए, एक्स लिंक्ड केवल एक एक्स, ठीक है, एक्स लिंक डोमिनेंट। देखिए एक ही क्रोमोसोम पे है मगर कैसा है? डोमिनेंट है। तो इसके एग्जांपल आपको बता दें, ये काफ़ी रेयर डिजीज होती है और जो यहाँ पे एग्जांपल हैं 3। हाइपोफॉस्फेटेमिया, हाइपोफॉस्फेटेमिया जैसे कि हमारी बॉडी में जो फास्फोरस जाता है तो उसे मेटाबोलाइज कर देते हैं, बट कुछ में ऐसा होता है कि फास्फोरस को मेटाबोलाइज नहीं कर पाते। उनकी बॉडी में फास्फोरस अगर पहुंच जाए किसी सोर्स से वेजिटेबल जिसमें फास्फोरस होता है तो वो उसे मेटाबोलाइज नहीं कर पाते। दिस इज कॉल्ड हाइपोफॉस्फेटेमिया। नाउ सेकेंड पॉइंट है कोकेन फ्लोक सिंड्रोम। इसे ध्यान रखिए बस सिंपल सा, कोकेन वो आपका कैसा एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है। एंड देन एकार्डी सिंड्रोम, वेरी इंपॉर्टेंट है। एकार्डी सिंड्रोम जो होता है आपका वो भी एक्स लिंक्ड सिंड्रोम है। इस तरीके से आपका करेक्ट आंसर होता है डी, मतलब ऑल ऑफ दी एबव। वेरी इंपॉर्टेंट, 3 डिजिट ध्यान रख लें, क्वेश्चन अगर इससे आ रहा है तो क्लियर हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट वही है एक्स लिंक्ड रिसेसिव। एंड क्वेश्चन नंबर 19 में हम बात करते हैं, एन अफेक्टेड पर्सन यूजली हैज़ अनअफेक्टेड पेरेंट। देखिए वही वाला ऊपर वाला क्वेश्चन उठा के मैंने क्वेश्चन बनाया है आपका, आप समझ सकते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं सिंपल सी बात कर रहा हूँ ऑटोसोमल रिसेसिव की, कि एन अफेक्टेड पर्सन, एक अफेक्टेड पर्सन मतलब आपकी क्लास का कोई स्टूडेंट्स, ठीक है, यूजली हैज़ अनअफेक्टेड पर, उसके जो पेरेंट्स हैं वो अनअफेक्टेड। अनअफेक्टेड का मतलब है कि ऊपर से उनकी बॉडी में कोई हमें डिसऑर्डर दिखाई नहीं दे रहा, बट दे बोथ, उसके जो पेरेंट्स हैं वो कैरियर हैं और जो उनका चाइल्ड है वो अफेक्टेड हो गया। तो कहने का मतलब एन अफेक्टेड पर्सन यूजली हैज़ अनअफेक्टेड पेरेंट्स, बिल्कुल सही, ऐसा पॉसिबल है। दिस फैक्ट इज ट्रू रिगार्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ डिसऑर्डर। ये जो फैक्ट है किस टाइप के डिसऑर्डर में मतलब सही सिद्ध होता है गाइस, तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव के केस में सही होता है कि जो पेरेंट्स हैं वो दोनों अनअफेक्टेड हैं, उनका जो चाइल्ड होगा वो अफेक्टेड होगा। एंड लास्ट क्वेश्चन गाइस, व्हाट इज ट्रू अबाउट द एक्स लिंक्ड डोमिनेट ट्रेट। जो अभी हमने बताया था एक्स लिंक्ड डोमिनेट ट्रेट, केवल 3 आपको एग्जाम्पल बताए थे, उसी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस, क्वेश्चन नंबर 20 है ये, दीज कास्ड बाई म्यूटेशन इन जीन्स ऑन दी एक्स क्रोमोसोम। देखिए एक्स क्रोमोसोम मैंने नोटिस करा, एक्स क्रोमोसोम, इन्हें वो नहीं कहा डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों हो सकते थे, इन्हें सिंपल एक्स लिंक्ड। तो दीज कास्ड बाई म्यूटेशन इन जीन्स, जो भी जीन्स प्रेजेंट हैं एक्स क्रोमोसोम पे उनमें म्यूटेशन होने की वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। दूसरा पॉइंट है मेल आर मोर फ्रिक्वेंटली अफेक्टेड दैन फीमेल। देखिए मेल के पास आप देखते हैं ना 22+XY, 22+XY किसका है? मेल का। तो मेल के पास केवल एक एक्स है, अगर इस पर प्रॉब्लम आ गई तो मेल ज़्यादा इफेक्ट। कहने का मतलब इन तरह जो एक्स लिंक्ड प्रॉब्लम्स हैं उनमें मेल फ्रिक्वेंटली का मतलब होता है ज़्यादातर अफेक्टेड होंगे, जबकि फीमेल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उनके पास दोनों एक्स हैं, जब एक एक्स अफेक्ट होगा दूसरा वाला एक्स उसके इफेक्ट को कवर कर लेगा। कहने का मतलब वो कैरियर तो हो सकती है मगर अफेक्टेड नहीं हो सकती, बट मेल जो होते हैं वो एक ही एक्स होता है, ज़रा सा प्रॉब्लम आया तो वे अफेक्टेड हो गए। ये भी स्टेटमेंट ठीक है, करेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, दी सन, ये सही कर लें थोड़ा सा, दी सन ऑफ ए मैन, एक मैन के जो लड़का है गाइस वो अफेक्टेड विद एन एक्स लिंक डोमिनेंट करेक्टर विल नॉट बी अफेक्टेड एंड हिज डॉटर विल ऑल इनहेरिट द कंडीशन वाइल वुमेन विद। देखो पहला स्टेटमेंट यहाँ तक है, पहले से पढ़ते हैं कि द सन ऑफ ए मैन, एक सन है किसका? ए मैन, एक आदमी का, जो अफेक्टेड है किससे? एक्स लिंक डोमिनेंट से। ठीक है, आप सुनो अब ये सन क्या करेगा? डोमिनेंट करेक्टर विल नॉट बी अफेक्टेड, उसका जो बच्चा है वो अफेक्टेड नहीं करेगा क्योंकि उसके पास केवल एक्स पे है। एंड हिज डाटर विल इनहेरिट, उसकी डाटर जो है वो कैरियर करेगी। कैसे कैरियर? मतलब उसके पास वो क्रोमोसोम चला जाए क्योंकि वो एक्स लिंक्ड है।
इसके अपोजिट देखिए, वाइल वुमेन विद सच एन डिसऑर्डर, अगर वुमेन है, उसकी मदर है इस डिसऑर्डर के साथ, तो उसके बाद 50% चांस है कि उसे प्रॉब्लम होगी, ठीक है, पर ईच प्रेगनेंसी पे। इसके अलावा लास्ट पॉइंट देखें, सम एक्स लिंक्ड डोमिनेंट कंडीशन, जैसे आपने देखा होगा अभी जो 3 सिंड्रोम बताए थे हमने, सम एक्स लिंक्ड डोमिनेंट कंडीशन जैसे एकार्डी सिंड्रोम जो होता है वो बॉयज़ के लिए बहुत फैटल होता है। देखिए सिंपल सी बात है, उनके पास एक्स क्रोमोसोम है, अगर उसी प्रॉब्लम आ गई तो बॉयज़ तो डेथ हो जाएगी उसकी, जबकि फीमेल के पास 2 हैं, इसलिए उनकी जो फीमेल्स होंगी वो केवल उसे रख सकती हैं, मतलब उसके लिए कैरियर का काम कर सकती है, उनकी डेथ नहीं होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसलिए एकार्डी सिंड्रोम गाइस होता है, अगर ये लड़कों में होता तो लड़के बचते ही नहीं, केवल ये फीमेल के अंदर हो सकता है, ठीक है। तो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट कंडीशन जो होता है एकार्डी सिंड्रोम, ये मोस्टली केस में होता है, फीमेल में तो अपीयर हो सकता है, मेल की डेथ 100% हो जाती है इसमें, तो मेल में पाई नहीं जाता। एंड करेक्ट आंसर आपका ए। थैंक यू वेरी मच गाइस।